हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया। आज हम सेकंड लेसन करेंगे, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? ओके, पहले चैप्टर में ओनली हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वह गोलाकार नहीं है, ऐसी नहीं है। तो आप क्या कल्पना कर सकते हो कि ये कैसी हो सकती है? ठीक है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ठीक है, इसे ग्लोब कहते हैं। ओके, जिसकी आकृति बनाई होती है ना गोल, उसे ग्लोब कहते हैं। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, इसे ग्लोब कहते हैं। ओके, ग्लोब भिन्न भिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ओके, ये स्थिर नहीं होते हैं। स्थिर मतलब एक जगह पर नहीं ठहर सकते। अगर कोई गोलाकृति है, आप उसे रखोगे, क्या ठहरेगी वो? एक बॉल जो है उसे आप रखोगे, नहीं ठहरेगी ना, वो लुढ़कती रहेगी एक जगह से दूसरी जगह। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, कुम्हार का पहिया देखा है किसी ने? कुम्हार का पहिया जिसके ऊपर मिट्टी रख के वो मटके बनाता है ना, उस पहिए को गोल गोल घुमाता है, फिर मिट्टी के अंदर हाथ डाल के मटके को आकार देता है। उस पहिए के जैसे ये ग्लोब भी घूमता है। ठीक है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर देश है ना अलग अलग, जैसे इंडिया, अमेरिका या कोई भी आगे पाकिस्तान, चीन, उनको दिखाया जाता है। महाद्वीपों को दिखाया जाता है तथा महासागरों को उनके सही आकार सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? ठीक है, जो ग्लोब है उसके ऊपर कैसे दर्शाया जा सकता है किसी प्लेस को, किसी जगह को, देश को? ठीक है, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। देखो ये ऊपर ग्लोब दिया हुआ था ना, रुको, ये सुई है ना, ठीक है, इसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये अपने अक्ष पर ही घूमती है। जहाँ घूमते हैं ना, उसका बिल्कुल जो नीचे वाला सिरा जो नीचे लगा होता है उसे ही अक्ष कहते हैं, जिसके ऊपर वो घूमती है, ये अक्ष है। ठीक है, अच्छे से देखो, जहाँ से घूमती है बिल्कुल नीचे वाला सिरा उसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है
उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। देखो एक तो नीचे डॉट था, ठीक है, फिर से ऊपरी जाना पड़ेगा, एक नीचे डॉट था, एक ऊपर, ठीक है, इन्हें ही दक्षिण और इन्हें ही उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं को। जो बिंदु है ना, दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, एक नीचे वाला बिंदु, एक ऊपर वाला, इन्हें उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। किस साइड से? पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रहे इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ कल्पना की गई है, ठीक है, काल्पनिक जो रेखा है वो निकाली गई है, वास्तव में वो सुई नहीं है। ओके, आकाश में वो तो भ्रमण करती है, परिक्रमा करती है, ठीक है, ओके, पर वो वास्तव में नहीं है, ओनली एक ग्लोब को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखा खींची गई है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ओके, जो सेकंड रेखा है ना काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहा जाता है? उसे विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है, जो उत्तर वाला पार्ट है ना उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, एक को दक्षिणी एक को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती हैं, ठीक है, ये भी काल्पनिक है, ठीक है, जो ग्लोब को हम अच्छे से पढ़ सकें, उसको बांट सकें, उसके पार्ट कर सकें, उसको दर्शाने के लिए, एक सरलता दिखाने के लिए, हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो ग्लोब पर किसी जगह को पहचानने के लिए, तो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ओके, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। देखो, पहले तो काल्पनिक रेखाएं देखी हमने, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, फिर दक्षिणी गोलार्ध देखा। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है, एवं यह पृथ्वी पर भिन्न स्थानों की स्थिति, अब कहा था ना कि हम स्थान पहचान सकें कौन सी प्लेस है, उनको उनकी स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है, डॉट है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। ओके, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो अक्षांश होते हैं इन्हें किन में मापा जाता है? अंशों में, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती हैं। जो विषुवत वृत्त है ना, काल्पनिक रेखाएं दो बताई थी ना, एक ध्रुव बताए थे, एक वृत्त बताए थे, ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को, के इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं हैं ना, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। जो उत्तर की हैं सभी, उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और दक्षिण की हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को
दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और जो दक्षिण में है उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ठीक है, जो हम अब तक पढ़ रहे हैं ना, ओनली एक जो ग्लोब होता है उसमें हम किसी जगह को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, कौन सी रेखाएं क्या कही जाती हैं, उत्तर वाली कौन सी हैं, दक्षिण वाली कौन सी हैं, उसे ही हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द, उ का मतलब है उत्तर, द का मतलब दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिज़ॉन्टे, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। ओके, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पर उत्तर में एवं बेलो हॉरिज़ॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिज़ॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ना, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश या उत्तरी विषुवत, उन काल्पनिक रेखाओं के ऊपर ही इन जगहों को पहचानने के लिए कौन सी जगह कहाँ है, उन्हें एक संज्ञा, एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, ये 20 डिग्री दक्षिण में, ये 20 डिग्री उत्तर में, और इन्हें हम पहचान सकते हैं कि कौन सी जगह किस साइड है। ओके, चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम उनसे दूर जाते रहेंगे ना, वैसे ही उनका आकार भी घटता जाता है। 2.2 हम देखेंगे एक बार। ठीक है, चित्र देखेंगे पहले 2.2, ये देखो। ठीक है, जैसे जैसे हम इनसे दूर होते जाएंगे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है, इनसे दूर होते जाएंगे ना, ठीक है, दूर की चीज़ों को देखें, उनका आकृति है, जो आकार है, साइज है, वो घटता जाता है। ओके, तो आज हम ये 2 पेजेस ही रीड करेंगे। आगे